हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज है दिन शिवरात्रि का और शिवरात्रि का मॉर्निंग ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये है इवनिंग का टाइम और ब्लॉग तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नैनोप्लास्टिया का रिजल्ट आफ्टर 7 मंथ। तो नैनोप्लास्टिया का जो वीडियो मैंने आपके साथ पहली कुछ मंथ पहले जो डाला था, उस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना भर भर के आया था, मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला था आप लोगों का। और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे, मतलब उन्हें काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे। कुछ के तो मैंने रिप्लाई दे दिए थे और कुछ के रिप्लाई नहीं दिए थे, तो वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो 7 मंथ बाद नैनोप्लास्टिया का रिजल्ट आपके हेयर के ऊपर कितना रहता है, क्या रहता है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या साइड इफेक्ट है, सब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बनी रहिएगा गाइस मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और संध्या समय है। तो यहाँ पे मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैंने व्रत नहीं रखा था, प्रेगनेंसी की वजह से मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो आज हस्बैंड ने ही अकेले व्रत रखा था, बट शाम को जब फरार बनाया तो मैंने भी फरार ही खाया था, अपने लिए खाना वाना कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ पे जो रबड़ी है ये पतिदेव ने बनाई है, दोपहर में ही उन्होंने बना दी थी। तो आज बनी है रबड़ी, मूंगफली नमकीन मैंने कर ली थी, फ्राई कर ली थी, और आलू का रायता और साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाने की खिचड़ी जब बनती है तो मुझे आलू का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में खिचड़ी के साथ में। तो बस यही मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, बस इतना फलारी बहुत होता है 2 लोगों के लिए मेरे ख्याल से। और अब हो गया है आरती करने का टाइम, संध्या का समय है। तो शाम के टाइम आप जब घर में पूजा करते हो तो ना घर में एक अलग ही रौनक आ जाती है। मतलब मैंने तो ये फ़ील किया है कि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड से बोल देती हूँ दीपक वगैरह लगाने के लिए। तो जिस दिन मैं नहीं करती हूँ ना तो मुझे अजीब सा फील होता है और बहुत खाली खाली सा, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। लेकिन जब शाम की पूजा हो जाती है, भोग वगैरह लग जाता है, देहरी पे दीपक लग जाता है, तुलसी माँ को मैं दीपक लगा देती हूँ, तो बहुत अजीब सा सुकून महसूस होता है ये सब करके। आई होप आपने भी किया हो, मुझे पता नहीं, बट मैंने तो कई बार ये सब चीज़ें फ़ील की हैं। और जब से मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, तो कुछ महीने तो मेरे अच्छे नहीं निकले थे। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ में मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो जर्नी है वो शेयर करूँगी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाता है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। और अभी जब से मुझे थोड़ा अच्छा सा लगने लगा है तो मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ सुबह शाम, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। अब थोड़ा बहुत तो ये है बना ही रहता है, कभी कहते नहीं है कभी रात कभी दिन, ये तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर गाइस आरती हो चुकी है और अब बारी है भोग लगाने की। तो यहाँ पे जो भी मैंने बनाया था प्यार से, वो ठाकुर जी के लिए, भोलेनाथ के लिए। आज तो शिवरात्रि है तो उन्हीं का दिन है, तो जितनी सेवा पूजा मुझसे इस समय हो पा रही है मैं कर रही हूँ, और फिर भगवान सब जानते हैं। और उसके बाद में मैं दीपक लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने देहरी पे दीपक लगाया है। वैसे तो जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तब मैं रंगोली बना लेती थी। ऐसे बड़े बड़े त्यौहार बिना रंगोली के तो कभी निकलते ही नहीं थे। नॉर्मली भी जब मुझे अच्छा लगता था या मौसम थोड़ा ठीक ठाक रहता था, क्योंकि क्या है ना, बाहर हवा बहुत चलती है। इसका बिल्डिंग का जो मतलब साइड ऐसी है कि सभी के दरवाजे पर ना हवा बहुत लगती है, इसीलिए मैं बाहर ना गमले वगैरह भी नहीं रख पाती हूँ। क्योंकि हवा की वजह से जब भी बारिश वारिश होती है, सर्दियों में भी कभी मौसम अगर ख़राब हो जाता है ना, तो इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है कि सारे पौधे थोड़े बहुत ठीक ठाक भी थे और सारे मर जाते हैं, इतनी तेज़ हवा लगती है। तो रंगोली का भी यही सीन है कि मैं बनाती हूँ तो वो उड़ जाती है हवा की वजह से, या बन ही नहीं पाती है जैसी मैं बनाना चाहूँ। तो जब मौसम थोड़ा ठीक रहता है, शांत रहता है, तभी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है दीपक लगा दिया है गाइस, और शाम का टाइम हो रहा है। और आप देख सकते हैं अभी 6:30 से 7 का ही टाइम होगा, और नीचे देखो आपको कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना सब दिन में ही यहाँ पे घूम लेते हैं, बैठ लेते हैं, वॉक कर लेते हैं। 5 बजे से भी आ जाते हैं तो 6 बजे तक तो वो हर हाल में घर पहुँच जाते हैं। तो चलो संध्या समय ख़त्म करने के बाद अब आते हैं नैनोप्लास्टिया पे। तो गाइस चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने नैनोप्लास्टिया का रिजल्ट।
तो मैंने जो नैनोप्लास्टिया कराया था अपने हेयर पर, वो मैंने कराया था अराउंड अगस्त में। तो अगस्त में मैंने करवाया था और अभी हो रहा है फरवरी का टाइम है, तो आप 7 मंथ मान सकते हो, ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं मुझे 7 मंथ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बाल दिखा देती हूँ, ओके, कि मेरे बाल अभी तक कैसे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा कॉम करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर ना मेरे बाल दिख नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने ब्राइटनिंग थोड़ी बढ़ा दी है, तो कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है बालों का तो प्लीज़ डोंट माइंड, सिर्फ ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। ये है मेरे हेयर का रिजल्ट आफ्टर 7 मंथ। तो आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है अभी भी, और वॉल्यूम जो आया था ट्रीटमेंट के बाद में वो अभी भी बरकरार है। बट आपकी जो न्यू ग्रोथ होती है ना हेयर में, तो देखिए जैसे मेरे बालों में हो रही है, तो ये जो न्यू ग्रोथ हो रही है ना आपकी, ये आपको दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े टेढ़े टेढ़े बाल आ रहे हैं, घुंघराले बाल आ रहे हैं, तो ये है मेरी न्यू ग्रोथ। तो न्यू ग्रोथ जो भी जैसी भी आएगी ना, तो वो ऐसी ही आएगी, मतलब वो जो ट्रीटमेंट हो रखा है बालों पर, ये देखिए, तो ये अभी भी स्ट्रेट है मेरे बाल। और आपने मेरे ब्लॉग वीडियो में देखा होगा, मैं कई बार क्लेचर भी लगा लेती हूँ, कई बार जूड़ा भी बना लेती हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत टाइट रबर बैंड भी अपने बालों में लगा रही हूँ। और उसके बाद जब मैं धोती हूँ तो बालों का रिजल्ट, क्योंकि आज जो शिवरात्रि थी तो मैंने सुबह बाल धोए थे, और आप मेरे बाल देख सकते हो अभी कि कितने ज़्यादा जो है स्ट्रेट है मेरे बाल, है ना। तो ये होता है नैनोप्लास्टिया का रिजल्ट। और फिर ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी रहती नहीं है, आपको रखनी पड़ती है। अगर आप अपने चाहते हो कि बाल आपके लॉन्ग टाइम तक जो है इसी तरह से रहें, तो उसके लिए ना आपको अपने बालों का ख्याल रखना पड़ता है। तो जैसे कि मुझे शैम्पू मिला था और मुझे जो है कंडीशनर दिया था, सिर्फ 2 ही चीज़ दी थी उन्होंने, जो मास्क वगैरह कुछ भी दिया नहीं था। तो उससे 2 साल पहले जो मैंने ट्रीटमेंट कराया था उसका मास्क रखा हुआ था, वो अभी भी 2028 तक अवेलेबल है कराने के लिए। तो मैं कभी कभार उसको यूज़ कर लेती हूँ मास्क का। अगर आपके पास नहीं है तो आप अच्छा सा एक मास्क ले आइए अपने हेयर के लिए, तो वो भी आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, हेल्दी रखते हैं मास्क। तो मैं ये सब अपने बालों पर कभी कभार करती रहती हूँ। और प्रेगनेंसी में, और खैर मैंने तो अगस्त में करवाया था, मैं उसके बाद ही प्रेग्नेंट हुई थी। तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो कुछ लोगों का मुझे कमेंट आया था कि प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें करा सकते हैं क्या। तो मैं अपनी तरफ से कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप अपने बच्चे को फीड करा रही हैं, तो आप नैनोप्लास्टिया या कोई भी केराटिन हुआ या प्रोटीन ट्रीटमेंट हुआ या बोटॉक्स हुआ, आप कोई भी ट्रीटमेंट जो है इस दौरान ना करवाएं, क्योंकि बहुत सारी केमिकल इसमें यूज़ होते हैं। आपके बालों पे जब वो अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में, आपकी नाक में ये सब चीज़ें, ये सारे केमिकल्स जो है जाते हैं। हालांकि वो सब कुछ मास्क वगैरह लगाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है आपके ऊपर भी। अगर प्रेग्नेंट है तो आपके बेबी के लिए भी, और अगर आप फीड करा रही हो तो भी आपके बेबी के लिए। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी ये ट्रीटमेंट ना लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्लान कर रहे हैं, तो आप पहले करा लीजिए। या फिर अगर आप बेबी को फीड करा रहे हैं, तो जब आपका बेबी आपका फीड करना बंद कर दे आप तब कराएं, क्योंकि वैसे भी इसमें 1-2 दिन तो आपको बालों को इसी तरह स्ट्रेट रखना पड़ता है। तो अगर बेबी है आपके पास छोटा, तो आप ये सब चीज़ें तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, है ना। और उसके बाद मुझे दूसरा जो कमेंट आए थे, दूसरा मतलब कि दूसरे टाइप के जो कमेंट आए थे, और बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि लोगों ने मुझे पूछा था कि जो है ये कितना प्राइस अकॉर्डिंग इसमें लग जाता है, कितने पैसे लग जाते हैं इसमें, है ना, तो इसका प्राइस क्या है। तो इसका एक कोई फिक्स प्राइस नहीं है भाई, ये चीज़ 2 चीज़ों पे निर्भर करती है। एक कि आप किस सैलून से करा रहे हैं। आपकी सिटी में महंगे सैलून हैं तो वो आपको ज़्यादा ही पेमेंट बताएंगे, और अगर लोकल सैलून है तो वो आपसे कम पेमेंट में भी कर लेंगे, लेकिन क्वालिटी डिपेंड करती है। तो कोई एक्सपर्ट हो उसी से आप ये सब चीज़ें कराएं, कोई अच्छा सा सैलून हो वहीं पे आप अपने हेयर पर ये सारे ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि अगर किसी ने आपको नकली प्रोडक्ट यूज़ किया या किसी को करना ही नहीं आता है, उससे अगर आपने करा लिया तो आपके हेयर तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हेयर पर डिपेंड होता है। किसी के घने बाल होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, किसी के शॉर्ट होते हैं। तो ये वो लंबाई देखकर और बालों की मोटाई देखकर ये डिसाइड करते हैं कि किससे कितना पेमेंट उन्हें लेना है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें प्राइस का कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है। अगर मैं अपने बालों की बात करूं तो उस टाइम पे मेरे बाल इससे भी छोटे थे शायद, अभी फिर भी थोड़े ठीक है,
इससे हल्के से छोटे थे, और तब मुझे टोटल अमाउंट मेरा लग गया था 12,500 इसमें। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि हेयर फॉल इसमें होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो कितना होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, कितना होता है। लोगों के ये तो इतने आए थे ना क्वेश्चन कि मैं क्या ही बताऊँ। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि हम करवाने की सोच रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें बताइए, सजेस्ट करिए कि हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो देखो, पहले जो है जब मैंने करवाया था उस टाइम पे मेरा हेयर फॉल हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। 50% आप समझ सकते हो, 50-60% मेरा हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और मेरे बाल बहुत हल्के हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है मेरे बालों में, तो उस वजह से क्या है ना, थोड़े उड़े उड़े से रहते थे। तो यहाँ साइड से भी काफ़ी ज़्यादा मेरे उड़े उड़े से रहते थे। तो इस वजह से मैंने ट्रीटमेंट लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये ट्रीटमेंट लेती हूँ अपने बालों पर। बट तो मेरे बाल उस टाइम पे भी झड़ रहे थे, और जब मैंने ट्रीटमेंट कराया तो वहाँ भी मेरे बाल झड़े थे। जब ट्रीटमेंट हो रहा था तो उनके हाथों में काफ़ी बाल आ रहे थे, तो वो कह रहे थे आपका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, आपको नहीं कराना चाहिए था। बट मेरी मर्जी, मुझे कराना है, हेयर फॉल हो रहा है तब भी कराना है। तो ये आपका अपने रिस्क के ऊपर होता है, ठीक है। अब इसे कराने के बाद तो अराउंड 15 से 20 दिन तक थोड़ा कम हेयर फॉल होता है, यानी कि 2-4 बाल, 7-8 बाल, 10 बाल ऐसे निकलते रहते हैं। लेकिन आफ्टर 1 मंथ जब आपके बाल रेगुलरली आपके कंट्रोल में आते हैं, जब धीरे धीरे सेट होती हैं क्रीमें वगैरह आपके बालों पे जो प्रोटीन ट्रीटमेंट वो करते हैं वो थोड़ा सेट होता है ना, तो धीरे धीरे आपके बाल जो है वही स्टेज पे आ जाते हैं जब थे। तो फिर से मेरा हेयर फॉल जो स्टार्ट हो गया था, अभी तक हो रहा है ना। अभी मुझे कहते हैं कि प्रेगनेंसी में हेयर फॉल थोड़ा कम हो जाता है, बट मेरा बिल्कुल नहीं हुआ है। मेरा ऑलमोस्ट हो रहा है, जितना होता था उतना ही हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब इससे मेरा जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे कोई झड़ रहे थे, ऐसा मुझे तो नहीं लगा। मेरे बाल ऑटोमेटिकली वैसे भी बहुत ही झड़ते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसको कराने के बाद मेरे बाल और ज़्यादा झड़े। तो बालों का झड़ना तो जारी है, तो मैं नहीं कहूँगी आपसे कि इसको करने के बाद मेरे बालों पे कोई खास ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, अपने बालों का ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपके बाल हेल्दी हैं तो आप ये ट्रीटमेंट बेशक बिना उसके आप करा सकते हैं, है ना, बिना किसी टेंशन के आप ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे करवाइए, क्योंकि मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि हेयर फॉल हो रहा है तो आप ये ट्रीटमेंट लीजिए। और जिनका हेयर फॉल नहीं होता है तो थोड़ा बहुत अब केमिकल लग रहा है तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है बालों पर। बट हाँ, अगर आप अपने हेयर्स की केयर करते हैं, है ना, आप विटामिन ले रहे हैं या खाने पीने पे ध्यान रख रहे हैं, तो भी आप अपने बालों को गिरने से बचा सकते हैं, चाहे आपने कोई भी ट्रीटमेंट करवाया हो। तो ये कोई दवा नहीं है कि आपने अपने बालों पे कराया आपके बाल अच्छे हो गए ना, ये कोई दवाई नहीं है, ये केमिकल ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को दिखने में बहुत सुंदर बनाता है बट कमजोर भी करता है कहीं ना कहीं। तो मैं बस यही कहूँगी कि हेयर फॉल तो होता है ना। उसके बाद कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि इसको ट्रीटमेंट लेने के बाद में क्या हम ऑयलिंग कर सकते हैं। तो मुझे तो ऑयलिंग करने के लिए बिल्कुल मना किया गया था, खासकर ऐसे ऑयल जो बहुत ज़्यादा चिपचिपे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, जैसे कि अरंडी का तेल हुआ, है ना, कैस्टर ऑयल बहुत लोग यूज़ करते हैं, और भी है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे ऑयल यूज़ करने के लिए मना किया गया था। लाइट ऑयल जो होते हैं, जैसे कि बादाम का तेल होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, या नारियल तेल को गर्म करके लगा सकते हो। बट 4 से 5 महीने के लिए तो ये सब करने के लिए मना ही किया गया था, यानी ऑयलिंग के लिए बिल्कुल मना किया गया था। उसके बाद 4-5 महीने बाद आप अपने हिसाब से देख लीजिए, और पूरे दिन के लिए नहीं लगाना रहता है, सिर्फ आधे 1 घंटे आप ऑयल लगा सकते हो, उसके बाद में आप शैम्पू कंडीशनर कर लो। तो इस तरह से मेरे बाल जो है अभी तक आप देख सकते हैं कि हाँ स्ट्रेट है काफी ज्यादा, ये देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल जो है स्ट्रेट है अभी तक। तो नैनोप्लास्टिया का रिजल्ट 7 मंथ बाद कुछ ऐसा होता है अगर आप अपने बालों की केयर करते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।